गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो हम पहला टॉपिक देखते हैं आज, जो कि है लिथियम माइनिंग। तो अभी जो सर्बिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने रियो टिंटो एक ऑस्ट्रेलियन ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो कि माइनिंग के बिजनेस में है। उनका जो लाइसेंस है उसको रिवोक कर दिया है, क्योंकि वो जो है सर्बिया में बेलग्रेड के आसपास जो है वो वहाँ बेलग्रेड जो है वो सर्बिया की कैपिटल है। तो वहाँ पर जो है लिथियम माइनिंग करने का प्लान कर रहे थे। तो वहाँ पर बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है कि लिथियम माइनिंग नहीं करनी है। जदार वैली है वहाँ पर ये लिथियम माइनिंग की जानी थी। तो हुआ क्या था कि रियो टिंटो को सबसे पहली बार 2006 में वहाँ पर लिथियम डिपॉजिट्स दिखे। तो उन्होंने उस एरिया के में लैंड को खरीद लिया और वहाँ पर वो माइनिंग करना चाहते थे। ठीक है। तो अब यहाँ पर इतना ज़्यादा उनको लिथियम मिला कि उससे हम ऑलमोस्ट 1 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उससे जो आपकी लिथियम आयन बैटरीज बना के। और बोरिक एसिड और सोडियम सल्फेट भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको मिला है। लेकिन इशू क्या हुआ? अब पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारे हैं। आप हम इसमें जियो पॉलिटिक्स में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आपको सिंपल सी एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि जो सर्बिया है वो रशिया के स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहता है। ठीक है। तो रशियन जो है, अगर आप यूरोप के कंटेक्स्ट में देखो, यूरोपियन पॉलिटिक्स में, तो सर्बिया जो है वो आपके रशियन स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है। मतलब वो रशिया और चाइना की साइड है। और ये ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। तो पीछे से जो भी आपको आप सोच सकते हो कि मतलब कुछ भी इसमें जियो पॉलिटिक्स चल रही है, तो वो सब भी इसमें इन्वॉल्व है। जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है वहाँ की। तो हुआ क्या कि वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट शुरू हुआ। यूरोपियन यूनियन के इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स जो हैं, उसको कंपनी ने बोला कि हम तो जो है इसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्टर्स ने क्या कहा कि ये लिथियम माइनिंग जब की जाएगी उससे जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमारा पॉल्यूट हो जाएगा, इसलिए इस माइनिंग के अगेंस्ट जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगा। तो सर्बियन गवर्नमेंट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, इसको रिवोक कर दिया है। और अब जो है लिथियम के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि लिथियम क्या है। लिथियम को हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, वाइट कलर का होता है, लस्ट्रस मतलब चमकदार होता है, लाइटेस्ट मेटल होता है अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में इसको देखें तो लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी होता है ये। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी है और फ्लेमेबल भी है। तभी आप जो है अपनी बैटरीज, फ़ोन की बैटरीज, लैपटॉप की बैटरीज पे देखते हो ना, लिखा होता है कि फ्लेमेबल हैं। वो इसीलिए होती हैं क्योंकि वो लिथियम आयन बैटरीज हैं। इसको मिनरल ऑयल के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं ताकि जो है रिएक्शन ना हो और ना ही वो फ्लेमेबल रहे। तो अब जो चिले है, चिले जो है आपकी साउथ अमेरिका में कंट्री है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिथियम देखने को मिलता है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सेकंड नंबर पर, और आपका थर्ड नंबर पर अर्जेंटीना में लिथियम के रिजर्व्स हैं। इंडिया में भी इसके रिजर्व्स हमको अभी रिसेंटली देखने को मिले हैं, जैसे कि सदर्न कर्नाटका का मांड्या डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर 14,000 के टन के आसपास जो है हमको लिथियम रिजर्व्स देखने को मिले हैं। तो लिथियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलॉय बनाने में काम आता है। अलॉय मतलब क्या होता है? जब दो मेटल्स को मिलकर आप एक अलॉय बनाते हो। जैसे कि आप वाइट मेटल जो है मोटर इंजन्स के लिए बना रहे हो, एल्यूमिनियम के साथ जब आप लिथियम को मिला देते हो तो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बन जाते हैं। जब मैग्नीशियम के साथ इसको मिला देते हो तो आर्मर प्लेट्स बन जाती हैं। इवन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस में भी लिथियम का बहुत यूज़ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, लैपटॉप, इन सब की बैटरी के अंदर और इवन इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें भी लिथियम का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने रिवैम्प्ड CGHS जो है वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप माई CGHS को लॉन्च किया है। तो इस वेबसाइट को अब जितनी भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके कंप्लाइंट बना दिया गया है, 3U कंप्लाइंट बना दिया गया है। मतलब यूजेबल भी है, ये यूज़र सेंट्रिक है और यूनिवर्सली एक्सेसिबल भी है। और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो है वो अवेलेबल करा दिया गया है। इसी ऐप के और इसी वेबसाइट के थ्रू अब ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन के थ्रू के पास भी जा सकते हो। डायरेक्टली एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। तो CGHS क्या है? तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में भी बहुत चल रहा है आजकल। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखना कि ये एक तरह से आपका हेल्थ केयर स्कीम है, जो कि आपके सर्विंग एम्प्लॉयज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर पेंशनर्स जो हैं, इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या एक्स MPs, उनके लिए जो है ये आपका एक तरह से इंश्योरेंस की तरह बेनिफिट्स हैं इसमें। ठीक है। अब उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं। तो ये एलिजिबल बेनिफिशरीज़ की जो है
जो हेल्थ केयर नीड्स के लिए बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अब इसमें लेजिस्लेचर मतलब आपके जो जुडिशरी के जो लोग हैं या फिर आपके पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव जो आपके गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं और इवन कुछ प्रेस वाले भी जो हैं वो इसमें यूनिक बेनिफिशरीज हैं और उनको इसके जो है बेनिफिट मिलते हैं इस लार्जेस्ट एक तरह से कह सकते हैं कि ये इंश्योरेंस स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं। पैन इंडिया लेवल पर इसकी प्रेजेंस है, लेकिन 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था और 2014 तक ये सिर्फ 25 सिटीज़ में इंडिया में जो है वो इसकी प्रेजेंस थी। लेकिन पिछले 7 साल में कहा जा रहा है कि 72 सिटीज़ में इसको और एक्सपैंड कर दिया गया है और एक तरह से अगर देखा जाए तो पेंशनर्स को तो इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट लेने का भी प्रोविज़न डाला गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है आईएनएस खुकरी। तो आईएनएस खुकरी जो है उसको डीकमीशन किया गया है लास्ट मंथ। तो आईएनएस खुकरी को जो है अब दीयू एडमिनिस्ट्रेशन, जो दमन आपको पता है ना, दमन और दीयू, तो उसमें जो दीयू है उनके एडमिनिस्ट्रेशन को जो है आईएनएस खुकरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो हैंड ओवर करेगी, क्योंकि दीयू एडमिनिस्ट्रेशन ने डिमांड की थी कि उनको वो गिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि वो इसको एक म्यूजियम बनाना चाहते हैं। तो आईएनएस खुकरी जो है उसको माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया था। 1989 में इसको कमीशन किया गया मुंबई में और इसको अब रिसेंटली 2021 में जो है वो डीकमीशन किया गया। तो ये खुकरी क्लास कॉर्वेट है। इसके साथ जो है दीयू एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक इंडिजिनस सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है उसको भी जो है ले रही है, उसको भी म्यूजियम में वो लगाएंगे। और दीयू एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि जो है आईएनएस खुकरी, सबसे पहली जो आईएनएस खुकरी थी, इस जो अभी डीकमीशन की गई है इससे भी पहले एक आईएनएस खुकरी थी, तो वो इंडो पाक वॉर में गुम हो गई थी दीयू के आसपास ही। तो दीयू का एक तरह से कनेक्शन है इसके साथ, इस खुकरी के साथ। इसीलिए जो है दीयू एडमिनिस्ट्रेशन ने डिमांड की थी कि हमको आप, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहा था कि हमें आप ये गिफ्ट दे दो, हम इसको पब्लिक डिस्प्ले में लगाना चाहते हैं। और लास्ट इसकी जर्नी आईएनएस खुकरी की जो है अभी रिसेंटली 14 जनवरी को हुई है, जब विशाखापट्टनम से दीयू में जो है इसने ट्रैवल किया है। ऑफकोर्स इसको शिप्स जो है वो लेकर गई हैं टो करके, और अब जो दीयू एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसका म्यूजियम बनाने वाली है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है जीवन रक्षक पदक अवार्ड्स। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जीवन रक्षक पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स भी दिए हैं 2021 के साल के, जो ऑफ कोर्स आपको 2022 में मिलते हैं। तो इसमें 51 पर्सन्स को सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक मिला है और 51 अवार्ड्स हैं उसमें सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक 6 लोगों को मिला है, उत्तम जीवन रक्षक पदक 16 लोगों को मिला है और जीवन रक्षक पदक 29 लोगों को मिला है। और इसमें से 5 जो अवार्ड्स हैं वो पोस्ट ह्यूमस है, मतलब उन जिनको अवार्ड्स मिला है वो अब जीवित नहीं है। तो ये अवार्ड होता क्या है, ये अवार्ड किसी भी ऐसे ब्रेव या मेरिटोरियस एक्ट को मिलता है जो कि किसी दूसरे की लाइफ बचाने के लिए अगर किसी ने किया हो। समझ लो आपने किसी को डूबते हुए को बचाया है या किसी को आपने उस किसी की जान खतरे में थी, अगर आपने उसको बचाया है तो उस आपको ये अवार्ड मिल सकता है। तो सारे लोग, पर्सन्स ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जो है वो इस अवार्ड के लिए एलिजिबल हैं। और ये इवन मरने के बाद भी, अब होता है ना कई बार ऐसा कि कोई किसी डूबते हुए को कोई बचा रहा है और उसमें अपनी खुद की जान चली जाती है उनकी, तो उन्हें भी ये अवार्ड मिल सकता है। अब जो है ये अवार्ड जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करते हैं, कन्फर्म भी करते हैं, लेकिन जो इसको दिया जाता है जो अवार्ड को, वो जो भी आपकी, अगर स्टेट, आप किसी स्टेट में रहते हो तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आपको अवार्ड दिलवा दिया जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री के, अगर आप किसी एम्प्लॉय हो तो आपको यूनियन मिनिस्ट्री के थ्रू मिल जाएगा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी आपको अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है। अब इस अवार्ड में होता क्या है, एक तो मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट होता है जो कि होम मिनिस्टर साइन करते हैं, और एक लमसम मॉनेटरी अलाउंस भी इसमें दिया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियाज़ बायलैटरल ट्रेड विद चाइना। तो जितना भी रेटोरिक चल रहा है, चाहे इंडिया और चाइना के बीच में कि वॉर होगा या जो है हम इंपोर्ट कम करेंगे, उसके बावजूद भी इंडिया और चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 44% इंक्रीज़ हुआ है 2021 में। अब ये डेटा कौन दे रहा है, ये डेटा दे रहा है चाइनीज़ गवर्नमेंट, ये इंडियन गवर्नमेंट का डेटा नहीं है, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट का डेटा है। और उसमें कहा गया है कि इंडिया के जो इम्पोर्ट्स हैं वो 46% इंक्रीज़ हुए हैं और इंडिया से चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 35% इंक्रीज़ हुए हैं। तो अब ये ऑफिशियल फिगर्स दी गई हैं चाइना द्वारा, जिसमें कहा है कि $97.5 बिलियन का इंडिया ने इंपोर्ट किया है चाइना से, और ये जो है 46.1% जो है वो ज़्यादा था पिछले साल के कंपैरिजन में। और इम्पोर्ट्स जो हैं
जो है 30% से 30% ज़्यादा रहे हैं अगर हम 2019 से कंपैरिजन करें। इंडिया और चाइना का टोटल ट्रेड जो है वो 125.7 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है, और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है वो 69.4 बिलियन जो है वो अब वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो मतलब पिछले साल से 45.9 बिलियन था, और अब वो बढ़कर जो है 2021 में 69.4 बिलियन डॉलर हो चुका है। तो अब चाइना जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। फर्स्ट अभी भी यूएसए ही है, और यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक और हांगकांग जो है हमारे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक हैं। तो इंडिया क्या इंपोर्ट करता है चाइना से ज़्यादातर? तो चाइना से हम ज़्यादातर स्मार्टफोन्स या फिर उसके कंपोनेंट्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट, प्लास्टिक एंड मेटालिक गुड्स, या फिर एपीआई जो होते हैं आपके मेडिसिन बनाने में यूज़ आते हैं, जो रॉ मटेरियल आप कह सकते हो जिनको, या फिर हम केमिकल्स उनसे इंपोर्ट करते हैं। और क्या ये एक साइन ऑफ वरी है? तो अब इस साल ये देखा गया है कि इंडिया का जो ट्रेड है वो अक्रॉस वर्ल्ड, मतलब इवन जो है आप यूएस, यूएई या ऑस्ट्रेलिया से अगर आप देखो, तो उनसे भी हमारा ट्रेड बढ़ा है, और इवन ज़्यादा ही अमाउंट में बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम चाइना के साथ ही ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, हम सारी कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड इस साल बहुत बढ़ा है। तो हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं चाइना को? तो हम कुछ जो रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे जैसे आयरन ओर हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल्स, कॉटन, आयरन एंड स्टील, सी फूड, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब जो है हम इंपोर्ट करते हैं, आई एम सॉरी, एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। और देख लो आप, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम उनसे फिनिश्ड गुड्स ज़्यादातर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से हमको इस ट्रेंड को बदलने की ज़रूरत है। हम आयरन ओर को वहाँ पर एक्सपोर्ट करने के बजाय हम ऐसा होना चाहिए कि हम उनको स्टील एक्सपोर्ट करें, हम फिनिश्ड गुड उनको एक्सपोर्ट करें। हम आयरन ओर अपना जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम एक्सपोर्ट उन्हें ना करें। ठीक है, तो कुछ ट्रेंड्स को बदलने की ज़रूरत है, जैसे कि ये एपीआई है, इसको भी हमको चेंज करने की ज़रूरत है, हमको इसमें सेल्फ सफिशिएंट या फिर आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारे ट्रेंड्स को हमको बदलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है नेशनल वोटर्स डे। तो 12th नेशनल वोटर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया 25 जनवरी 2022 को। अभी सॉरी, गलती से यहाँ पर 2021 लिखा गया है, तो आज जो है वो ऑफ कोर्स 2022 है, तो यह कुछ कुछ दिन तक रहता है ऐसा, 2021 ही लगता है कुछ दिन तक, फिर उसके बाद आदत पड़ जाती है। तो एनीवेज, तो ये नेशनल वोटर्स डे जो है वो 12th नेशनल वोटर्स डे है, जो कि आज आई एम सॉरी, मतलब 25 जनवरी को मनाया गया है। और ये हर साल 2011 से जो है वो हर साल मनाया जाता है, वहाँ पे 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को? क्योंकि इसी दिन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे भी होता है। तो 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी को ही जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसीलिए जो है हम इस दिन नेशनल वोटर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम इम्पोर्टेंस ऑफ ईच वोट इन अ डेमोक्रेसी का जो है हम हाईलाइट कर सकें, उसकी इम्पोर्टेंस को, लोगों को जो है हम न्यू वोटर्स को हम एनरोल होने के लिए मोटिवेट कर सकें, और वोटर्स की पार्टिसिपेशन हम इंडिया में वोट इलेक्शंस के टाइम पर बढ़ा सकें। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is lithium mining. So recently the Serbian government has cancelled or revoked the licenses of lithium mining by the company Rio Tinto, which is a British Australian multinational mining organization, because there were protests in Serbia against this project. Okay, so Rio Tinto company was planning to mine lithium from Jadar Valley, which is near Lozinka town in the country, and Rio Tinto had acquired this land, which from where they discovered these lithium deposits in the country in 2006, and it was said that this area had enough volume of lithium so as to produce about so as to operate about 1 million electric vehicles from the lithium which would be mined there. Okay, so of course, apart from lithium, there was also boric acid and sodium sulfate which was to be mined, but now the project has been cancelled by the Serbian government due to, of course, several reasons. But of course, protests were, of course, being done by against this particular project. Okay, so what were the protesters saying? So they were saying that if this mining project goes through, then it will pollute the drinking water around that city. So we all know that Serbia is under the Russian sphere of influence. Even the government of Serbia is currently pro-Russian.
So there is geopolitics involved. They have cancelled the British Australian multinational mining companies contract, according to because of some certain geopolitical reasons also. So these protests could also be choreographed, or these protests were also manufactured against this company so as to cancel this project. And let's see how what happens in the next few days if this project goes to a Russian company, or a similar let's say any Central Asian company, or even a Chinese company. It can happen also that a Chinese company may get this project to mine lithium from this region. Okay, so anyways, we have to see what is lithium. So we call it white gold also. It is a soft metal, it is white in color, and it is lustrous. So in under standard conditions, it is the lightest metal, and it is the lightest solid element also. It is very reactive and flammable too. You may have seen it on your mobile phone batteries or laptop batteries, that highly flammable is written on your batteries because of the lithium presence in it. Okay, so that's why, because of it being highly reactive and flammable, it is stored in mineral oil. So Chile, this is a country in South America. It holds the world's largest reserve of lithium. About 55% of world's lithium resources are confined to Chile only, and the second number is Australia, and the third is Argentina. Even India has found lithium reserves of about 14,000 tons in recently in Karnataka's Mandya district. So lithium is very important. It is very useful to make alloys. So, for example, it is mixed with lead to make white metal bearings for motor engines. It is mixed with aluminium to make aircraft parts. It is mixed with magnesium to make armor plates. It is also used in thermonuclear reactions, as well as production of electric vehicles, laptops, and even the batteries, the lithium ion batteries, okay, which you are using currently. So now let us see the next topic, which is central government health scheme. So Union Minister for Health and Family Welfare has recently launched this revamped CGHS website and mobile app. So this website has been made with according to the guidelines for Indian government websites. So they have been made usable, user centric, and universally accessible. It has also been made bilingual, that is in Hindi and English, and it has a direct link to eSanjeevani teleconsultation facility has also been accommodated under this website and app. Okay, so what is CGHS? So this is basically an insurance scheme under which the central government reimburses or gives even cashless treatment to certain categories of people like pensioners. So under this, the serving employees, the pensioners, members of parliament, ex MPs, etc., and even their dependent family members are eligible to take benefits of their healthcare needs. And it also it covers all the four pillars of the country, namely legislature, judiciary, executive, and even press. Of course, all of these are covered at the central level. Okay, so it has the largest, because of its large volume of beneficiary base and pan India presence. It is providing both allopathic as well as traditional medicine. Traditional systems of medicine. It is providing the healthcare in allopathic and traditional systems of medicine, like Siddha, or Ayush, basically. Okay, so this program started in 1954, and until 2014 only 25 cities were having this facility of CGHS. But in the last 7 years, the government has expanded it to 72 cities, and more than 38 lakh beneficiaries are covered already under this scheme. So CGHS, retired pensioners under CGHS are getting cashless treatment at empaneled centers, which has been made recently, so as to provide them seamless services through CGHS. Okay, so now let us see the next topic, which is INS Kukri. So this is a cookery. Cookery is basically a corvée,
and it has been recently decommissioned. And after the request of the EU administration, the Ministry of Defense has decided to transfer this to the EU administration, so that because they said that they want to make a museum out of it. So this INS Kukri was built by Mazagaon Dock Shipbuilders, and it was commissioned in 1989 in Mumbai. But in last month, in December 2021, it was decommissioned, and it is the second ship of the Indian Navy and the earliest. The first INS Kukri was lost in 1971 Indo-Pak War of the of the coast of Diu. That's why the EU administration has a special attachment with INS Kukri. That's why they have asked, or they have requested the Defense Ministry in 2019, that this INS Kukri must be given to them after decommissioning. So because they want to display, they want to put it on public display, and they want to convert it into a full scale museum. Okay, so now let us see the next topic, which is Jeevan Rakshak Padak Awards. So President of India has recently approved the conferment of Jeevan Raksha Padak Awards, for the year 2021. So this award will has been given on 51 people, and which includes Sarvottam Jeevan Rakshak Padak to 6 people, Jeevan Rakshak Padak to 16 people, and Jeevan Rakshak Padak to 29 people. So these awards are basically given to a person for their meritorious acts of human nature, that is the acts of bravery, while they are saving the life of another person. Okay, so persons of all walks of life are eligible for these awards, and these awards can also be conferred posthumously. So let's take the example that someone is trying to save another person from drowning in the water. In that case, the person who is saving the other person can also die. Okay, in that case, the person who has sacrificed his life for another person could also be eligible for this Jeevan Rakshak Padak awards. So this award carries a medal, a certificate signed by the Home Minister, and a lump sum monetary allowance. And this money and this award medal and certificate is presented to the awardee by the respective union ministries, organization, or state governments to which the awardee belongs. Okay. So now let us see the next topic, which is India's bilateral trade with China. So despite all the rhetoric that is going in India with respect to reducing dependence on Chinese imports, India's bilateral trade with China has grown 44% in 2021. Now that these figures are according to Chinese government. Okay, so they're saying this data is saying that imports have grown about 46%, as if we compare it with last year, and exports from India to China have also grown by 35%. So India's imports from China rose to 97.5 billion last year, which was about 46.1% higher if we compare it with 2020. So uh, imports have grown 30.3% over 2019, and India's total trade with China has reached $125.7 billion in 2021. Okay, so India's trade deficit has also increased. It has reached 16.69.4 billion dollars in 2021. So what we are importing from China? So we are basically importing finished goods mostly from China: smartphones, components of smartphones and automobiles, telecom equipment, plastic and metallic goods, APIs which are required for making medicine, and even other chemicals. Okay, so is it a sign of worry? So no, because actually we are not just increasing trade with China, but this trend was visible throughout our trade partners. Like US is our largest trade partner. After that, the China comes at the second number. So our trading trade figures with US, UAE, and even UK, Australia, all have gone up in last year because in 2020 the trading came down, and there has been a considerable increase last year if we compare it with 2020 figures. So after the opening of economy, we have traded much higher with the rest of the world. That's why this trend has been visible now. So what
are we exporting to China? Okay, so we are exporting the raw material like iron ore, organic chemicals, and cotton, and even seafood and engineering goods are exported to China. So we need to reverse this trend where we are currently exporting raw material and China is exporting uh, finished goods to us. We must try to reverse this trend, and instead of exporting iron ore to China, we must be focused upon sending steel to them, because otherwise they are sending us the steel, and we have to reverse this trend, because we would be able to reverse the trade balance with China only if we export finished goods to them. Okay, so now let us see the next topic, which is National Voters Day. So 12th National Voters Day was celebrated across the country on January 25th, yesterday, and it has been celebrated on 25th of January each year since 2011, because on this very day Election Commission of India was established in 1950, in the year 1950. So we celebrate this day to highlight the importance of each vote in a democracy, and we also motivate the new voters so that we can enhance their participation in elections. Okay, so once again, a very happy Republic Day to all of you. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.